हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी के शिक्षण अभिरुचि वाले सेक्शन से विचार संप्रेषण व अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण को। तो पहले जान लेते हैं संप्रेषण किसे कहते हैं। तो देखिए, संप्रेषण अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतर है। ठीक है, तो जो संप्रेषण शब्द है उसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं और जो संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति है वह कम्युन्यूश शब्द से हुई है। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कम्युन्यूश शब्द से हुई है और कम्युन्यूश जो शब्द है वह ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सामान्य अर्थात कॉमन। ठीक है, तो जो कम्युन्यूश का अर्थ क्या होता है, सामान्य अर्थात कॉमन होता है। फिर है संप्रेषण शब्द का उपयोग व्यक्ति के सामान्य अनुभव के लिए किया जाता है। तो जो संप्रेषण शब्द है वह व्यक्ति का सामान्य अनुभव होता है जीवन का, क्योंकि हम जो संप्रेषण शब्द है उसको हम यूज़ डेली करते हैं, यानी कि हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, हम विचारों का आदान प्रदान इसमें करते हैं। ठीक है, किसी मैसेज को किसी तक भेजते हैं, किसी के मैसेज को सुनते हैं, तो इस तरीके की जो क्रिया होती है उसे संप्रेषण कहते हैं। और इस शब्द के अंतर्गत विविध प्रकार की वस्तुओं तथा विविध प्रकार के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, हम किसी वस्तु के माध्यम से भी संप्रेषण क्रिया कर सकते हैं, यानी किसी की बात को सुन सकते हैं, किसी के जो मैसेजेस हैं उनको हम देख सकते हैं, अपने जो मैसेजेस हैं वो किसी तक पहुंचा सकते हैं। इसमें क्या होगा, वस्तुओं का सहारा भी लिया जाता है और व्यक्तियों का सहारा भी लिया जाता है। यानी कि हम किसी मैसेज को किसी अन्य तक पहुंचा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हम कोई व्यक्ति है आमने सामने है तो हम डायरेक्ट भी उस बात को कह सकते हैं, वो भी संप्रेषण क्रिया कहलाएगी। फिर है संक्षेप में संप्रेषण का अर्थ होता है। तो संक्षेप में संप्रेषण को कहते हैं विचारों और भावनाओं की आवर्ती, यानी कि हम जो अपने विचार हैं, अपनी भावनाएं हैं, वो एक दूसरे से किस तरह से पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, विचारों और भावनाओं की आवर्ती संक्षेप में संप्रेषण को कहेंगे। फिर है इसमें संप्रेषण के 5 तत्व होते हैं। तो संप्रेषण के कितने तत्व होते हैं, 5 तत्व होते हैं। पहला होता है इसमें संवाददाता, जो कि बात कहने वाला होगा, संदेशवाहक, वक्ता और लेखक जिसे हम कहेंगे। फिर आता है संवाद, विचार जो संदेश, आदेश या अन्य रूप में है। ठीक है, संवाद का भी मुख्य रोल है इसमें कि जो विचार हैं जो हमें पहुंचाने हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं, संदेश है जो आदेश है वो संवाद को हमें अन्य तक पहुंचाना है। फिर है माध्यम, हम वो जो संवाद है, जो विचार है या संदेश है, वह किस माध्यम से पहुंचा रहे हैं। ठीक है, हम कह के यानी कि खुद हम बोल रहे हैं या लिख के भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये एक माध्यम होगा। फिर है प्राप्तकर्ता, जिस तक हमें उस बात को पहुंचाना है, यानी कि संदेश प्राप्त करने वाला उसे कहेंगे प्राप्तकर्ता। फिर आएगा प्रतिक्रिया। तो प्राप्तकर्ता तक हमारा जो संदेश है वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो वो संदेश प्राप्तकर्ता की प्रतिपुष्टि होगी। ठीक है, तो ये है 5 तत्व संप्रेषण के। फिर है इसमें संप्रेषण के साधन। तो कौन कौन से साधन आएंगे जिसके थ्रू के हम क्या करेंगे, एक दूसरे के तक अपने जो बात है, विचार है, उनको पहुंचा पाएंगे। तो पहला आता है इसमें मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण में मुंह से बोल कर संदेश दिया जाता है। सबसे पहले जो मौखिक संप्रेषण होगा तो उसमें क्या करेंगे, हम मुंह से बोल करके, यानी कि अपने आप बोल करके किसी संदेश को पहुंचाएंगे एक के माध्यम से अन्य तक। ठीक है, एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचाएगा मुंह से बोलकर। मौखिक संप्रेषण आमने सामने, दूरभाष पर, विचार गोष्ठियों तथा सम्मेलनों में भाग लेकर किसी भी शाब्दिक संदेश द्वारा किया जा सकता है। तो मौखिक संप्रेषण कब होता है, हम जब फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं, किसी अन्य को जानकारी दे रहे हैं फ़ोन पर। ठीक है, विचार गोष्ठियाँ तथा सम्मेलनों में जब हम इकट्ठे होते हैं और उन तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, तो वह क्या करते हैं, बोल करके ही पहुंचाते हैं। तो ये सारा क्या आएगा, मौखिक संप्रेषण में आएगा। फिर है इसमें लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण में संदेश लिपिबद्ध कर संप्रेषित किए जाते हैं। ठीक है, तो लिखित संप्रेषण में क्या होगा, हम किसी बात को लिख करके भेजते हैं किसी अन्य तक। ऐसे संदेश हस्तलिखित, टाइप किए हुए पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों आदि किसी भी रूप में किए जा सकते हैं। अगर हम किसी संदेश को लिख के भेज रहे हैं तो वो हम स्वयं से लिख के भेज सकते हैं, टाइप करके भेज सकते हैं, पुस्तकों के माध्यम से, पत्रिकाओं और समाचार के माध्यम से हम अन्य तक पहुंचा सकते हैं किसी भी संदेश को। ठीक है, फिर है शिक्षा में मुख्यतः संप्रेषण के लिखित साधनों का उपयोग किया जाता है। तो शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा में जो संप्रेषण यूज़ होता है वो लिखित साधनों का अधिकतर होगा, क्योंकि पुस्तकें तो देखे होंगे आपने, किताबें क्या होती हैं, लिखी हुई होती हैं, यानी कि लिखित संप्रेषण होता है। उसमें जानकारी जो दी गई होती है वो लिख करके दी गई होती है, वो टाइप करके पुस्तकों के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। तो ठीक हो गया बात, शिक्षा में लिखित साधनों का अधिक उपयोग किया जाता है। फिर आता है इसमें यांत्रिक संप्रेषण।
तो वर्तमान आधुनिक युग में विज्ञान तथा तकनीक ने ऐसे यंत्रों को विकसित कर लिया है जिनके माध्यम से हम अपने संदेशों विचारों को जन जन तक बड़े आसानी से पहुंचा सकते हैं। अभी के टाइम की अगर बात करें तो हम क्या करते हैं, किसी भी संदेश को मोबाइल के, सबसे पहले तो मोबाइल के थ्रू ही एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, मैसेज के थ्रू पहुंचाते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट कॉल करेंगे और ईमेल करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो यंत्र हैं अभी के, जो अभी इस टाइम के, तो उनके माध्यम से हम क्या करेंगे, संदेशों को बहुत जल्दी ही पहुंचा लेते हैं एक दूसरे तक। इस प्रकार का संप्रेषण यांत्रिक संप्रेषण कहलाता है। तो इस संप्रेषण को हम क्या कहेंगे, यांत्रिक संप्रेषण कहेंगे। यंत्र के माध्यम से हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इन यंत्रों में देखिए कौन कौन आते हैं, देखिए रेडियो आता है, टेप रिकॉर्डर आता है, टेलीविज़न आता है तथा ग्रामोफोन आदि द्वारा संप्रेषित संदेश। ठीक है, तो इसमें जो माध्यम है यांत्रिक संप्रेषण का, तो यंत्रों के माध्यम से हम संप्रेषण पहुंचाते हैं। यानी कि रेडियो में देखेंगे तो रेडियो में हम क्या करते हैं, कई जानकारी प्राप्त करते हैं। रेडियो के माध्यम से एक जानकारी को पहुंचाई जाती है लोगों तक, टेप रिकॉर्डर के द्वारा पहुंचाई जाती है, टेलीविज़न के द्वारा और ग्रामोफोन के द्वारा भी पहुंचाई जाती है। तो ये सारे क्या होंगे, यांत्रिक संप्रेषण होंगे। फिर है इसमें नेक्स्ट सांस्कृतिक संप्रेषण। तो संप्रेषण का साधन जो समाज की संस्कृति से संबंध होता है तथा जिसके माध्यम से मुख्य रूप से संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है, सांस्कृतिक संप्रेषण कहलाता है। जैसे नाटक, कठपुतली, रामलीला, लोकगीत आदि। ठीक है, तो ये एक सांस्कृतिक संप्रेषण होता है जिसमें क्या होता है, इनके माध्यम से, यानी कि नाटकों के माध्यम से, कठपुतली, रामलीला जो होते हैं उनके माध्यम से क्या करते हैं, हम सांस्कृतिक संप्रेषण पहुंचाते हैं एक दूसरे तक। सांस्कृतिक संस्कृति की जानकारी पहुंचाई जाती है लोगों तक, तो ये सांस्कृतिक संप्रेषण कहलाएगा। आइए अब जानते हैं विचार संप्रेषण किसे कहते हैं। एक व्यक्ति जो कुछ भी जानता है उसे दूसरों को संप्रेषित कर सबके बीच सामान्य बना देता है। ठीक है, तो ये बात हो रही है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी जानकारी को जानता है, किसी चीज़ के बारे में जानता है और उस बात को वो दूसरों तक पहुंचाता है, उस जानकारी को दूसरे तक पहुंचाता है, और क्या हो जाती है, वो जानकारी सामान्य हो जाती है, वो हर किसी तक पहुंच जाती है। यानी कि जब वो व्यक्ति अपने विचारों को अपने ज्ञान के और बुद्धि कौशल के द्वारा दूसरे तक उस बात को पहुँचाता है, तो इस क्रिया को ही विचार संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, चार हो गए यहाँ पे, विचार संप्रेषण उसे कहते हैं। फिर है इसमें विचार संप्रेषण प्रक्रिया के पक्ष, यानी कि विचार संप्रेषण करने के लिए कम से कम दो पक्षों का होना आवश्यक होता है। पहला होता है इसमें संप्रेषणकर्ता, ठीक है, इनकोडर, और दूसरा होता है संप्रेषित, यानी कि एक बोलने वाला और एक सुनने वाला होना आवश्यक होता है विचार संप्रेषण क्रिया में। फिर है संप्रेषणकर्ता, यानी कि संप्रेषणकर्ता का कार्य क्या होता है, संप्रेषणकर्ता किसी न किसी माध्यम से अपने विचार, ज्ञान, अवबोध तथा कौशल का संप्रेषण कर उन्हें सामान्य बना देता है। ठीक है, तो जो संप्रेषणकर्ता होता है तो वह किसी माध्यम के द्वारा अपने विचारों को, अपने जो ज्ञान है, अवबोध है, और वो अपने कौशल को क्या करता है, अन्य लोगों तक पहुंचाता है और उस क्रिया को सामान्य बना देता है, जो संप्रेषण क्रिया होती है। ठीक है, फिर है संप्रेषित, जिन व्यक्तियों को यह विचार, ज्ञान, अवबोध तथा कौशल प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, या उन्हें जो इन्हें ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संप्रेषित ही कहा जाता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति तक बात पहुंचाई जा रही है, जो बात को सुन रहा है संप्रेषणकर्ता के द्वारा, उनको क्या कहेंगे, हम संप्रेषित कहेंगे। फिर आता है विचार संप्रेषण में भाषा शैली का महत्व। तो विचार संप्रेषण में भाषा शैली का भी बहुत महत्व होता है। ठीक है, भाषा कैसी होनी चाहिए, स्वसार होनी चाहिए, और अथवा मौन, हम बोलकर या फिर संकेत इशारों से अपने विचार को संप्रेषण करते हैं। ठीक है, भाषा कैसे होनी चाहिए, या तो हम बोल करके कह सकते हैं या फिर मौन रह करके भी हम इशारों के द्वारा या संकेतों के द्वारा भी अपने जो विचार हैं वह क्या कर सकते हैं, दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो भाषा का भी महत्व बहुत बड़ा होता है। अगर भाषा ही ना हो तो किस तरह से संप्रेषण होगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए। शिक्षण का एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि छात्रों को छात्र की भाषा में पढ़ाओ। ठीक है, तो शिक्षण का ये एक सूत्र है कि जो छात्रों को जिस भाषा में समझ में आ रहा है, जैसे भाषा में वो समझते हैं अच्छी तरह से, तो उनको उन्हीं की भाषा में पढ़ाया जाए। फिर आता है इसमें अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। मानव व्यवहार के समाजशास्त्रीय आधारों का मौलिक स्वरूप सामाजिक अंतःक्रिया है। यह अंतःक्रिया ही अंतर्वैयक्तिक के संबंधों का सृजन करती है। ठीक है, तो समाज के अंदर के हर व्यक्ति को क्या होता है,
सामाजिक अंतःक्रिया करनी होती है अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, हर किसी से वो क्या करता है, अपनी बातों को, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो ठीक है, इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति के जो संबंध हैं वो क्या होते हैं, उनका निर्माण होता है, उनका सृजन होता है, यानी कि अलग अलग तरह के संबंध समाज के अंदर एक व्यक्ति के बनते हैं। अतः व्यक्तिगत संबंध में एक मनुष्य के प्रत्यक्ष उपस्थिति से दूसरे व्यक्ति के प्रभावित होने की स्थिति को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति के जो संबंध है उससे क्या होता है, वो उसे पता चलता है कि जो प्रत्यक्ष उपस्थिति यानी कि व्यक्ति आमने सामने रह करके बातों को अभिव्यक्त करता है, यानी कि एक दूसरे से बोलता है। ठीक है, तो ये विचारों का आदान प्रदान ही अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कहलाता है। आगे है इसमें, व्यक्ति अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों, पड़ोसियों, सहकर्मियों से तथा समाज के अन्य व्यक्तियों से संबंध रखता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति क्या होता है, अपने परिवार के सदस्यों से जुड़ा होता है, पड़ोसियों से, अपने साथ में काम करने वालों के सदस्यों से, समाज के अन्य व्यक्तियों से भी वो क्या करता है, संबंध रखता है, वो अपने विचारों का आदान प्रदान उनके साथ में करता है। और इन सभी मधुर संबंध होना उसकी स्वयं के समाज साथ साथ समाज के लिए भी श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति का समाज के साथ में अच्छा संबंध होना क्या होता है, एक श्रेष्ठ होता है, एक अच्छा ही उसको कहा जाता है। समाज के व्यक्तियों के अंतर संबंध जितने अधिक मधुर होंगे, सामाजिक उन्नति भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तीव्र होगी। तो क्या होता है कि जो समाज के अंदर जो व्यक्ति हैं उनके जब आपस में अच्छे संबंध बने होंगे तो क्या होगा, उससे समाज की उन्नति भी अधिक होगी। फिर है इसमें अध्यापक द्वारा अंतःव्यक्तिक संप्रेषण। तो अध्यापक के द्वारा अंतःव्यक्तिक संप्रेषण कैसे होगा, तो देखिए अध्यापक समाज के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए अध्यापकों को समाज के लोगों के साथ अंतःव्यक्तिक संप्रेषण करना पड़ता है। तो अध्यापक क्या होता है, पहले वो भी एक व्यक्ति ही है, अब एक अध्यापक, जिससे कि समाज के अन्य हर जो क्षेत्र है उसमें अपना नेतृत्व करना पड़ता है। ठीक है, हर किसी के साथ में उठना बैठना, बातचीत करना। ठीक है, समाज के जो भी कार्य हो रहे हैं उन पर वो क्या करता है, अपना जो व्यक्तिगत संप्रेषण उसे करना पड़ता है, यानी कि अपनी बातों को, अपने विचारों का आदान प्रदान उसे करना पड़ता है। समाज के व्यक्ति के अलावा उसे विद्यालय में छात्रों, साथी अध्यापकों, प्रधानाध्यापक, अभिभावक तथा अन्य अधिकारियों का व्यक्तियों के साथ संप्रेषण स्थापित करने होते हैं। ठीक है, समाज के अलावा भी क्या होता है, एक अध्यापक को विद्यालय में जो छात्रों के साथ संप्रेषण करना होता है। ठीक है, और बच्चों तक जानकारी पहुंचानी पड़ती है, अपने जो साथी अध्यापक अपने विचारों को पहुंचाना पड़ता है, अध्यापक हो गए, अभिभावक हो गए और अन्य जो भी व्यक्ति हैं उनसे क्या करना पड़ता है, अपना संप्रेषण उनको से साथ स्थापित करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अपने विचारों को, अपने जो विचार हैं, अपने जो अंदर जो भावनाएं हैं उनको क्या करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान करना पड़ता है। फिर है शिक्षण प्रक्रिया में संप्रेषण का महत्व। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में संप्रेषण का क्या महत्व होता है, देखिए शिक्षण प्रक्रिया में संप्रेषण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा का प्रशिक्षण कार्य के अंतर्गत छात्रों तक कितने प्रभावी ढंग से अपनी बात पहुंचा पाता है, उतना ही शिक्षण प्रभाव और सफल बनता है। ठीक है, तो जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें संप्रेषण क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा का प्रशिक्षण जो कार्य होता है उसमें छात्रों तक अपनी बातों को कैसे पहुंचा सकता है, इस शिक्षा जो शिक्षक है वो शिक्षा को की जो बातें हैं वो कैसे पहुंचा सकता है अपने छात्रों के द्वारा, उतना ही शिक्षण भी उससे प्रभावित होगा। ठीक है, वो क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो आसानी से अगर समझ रहे हैं तो वो क्या होगा, वो शिक्षण प्रभावी होगा अगर बच्चे आसानी से उन बातों को समझ पा रहे हैं। इस हेतु जो शिक्षक हैं वो छात्रों का स्तर, विषय वस्तु की प्रकृति, उपलब्ध समय, संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो जब बच्चे को जो शिक्षक हैं छात्रों को क्या कर रहे हैं, विषय वस्तु को समझा रहे हैं, तो उसमें क्या करना पड़ता है, जो विषय वस्तु की जो प्रकृति होती है, संसाधनों को, सभी चीज़ों को और समय को भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है, कि इसके अंतर्गत, इतने समय के अंतर्गत हम मुझे इन संसाधनों के द्वारा इस विषय को इस तरीके से समझाना है। तो ये शिक्षण प्रक्रिया में संप्रेषण का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था विचार संप्रेषण अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण से संबंधित। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।